हेलो फ्रेंड्स, आज सामयिक विमर्श की इस श्रृंखला में हम लोग राइट टू प्राइवेसी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। राइट टू प्राइवेसी अर्थात निजता का अधिकार, नीचता नहीं, निजता का अधिकार या गोपनीयता कह लें। निजता हटाते हैं क्योंकि निजता और नीचता में बहुत अंतर प्रोनाउंसिएशन में नहीं रहता है, बहुत निकटता है, तो गोपनीयता बोलते हैं। गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, गोपनीयता का अधिकार हमेशा चर्चा के केंद्र में रहा है, आज भी चर्चा के केंद्र में है, आगे भी चर्चा के केंद्र में रहेगा, क्योंकि गोपनीयता को लेकर के संदेह उठाए जाते रहे हैं। गोपनीयता के अधिकार को लेकर के कैसे इन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए, यह बात सदैव चुनौतीपूर्ण रही है। पहले बड़े अप्स एंड डाउन्स होते रहे भारत में गोपनीयता के अधिकार को लेकर के, राइट टू प्राइवेसी को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर के बड़े डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट जजमेंट आते रहे। राइट टू प्राइवेसी पर अप्स एंड डाउन्स होते रहे, लेकिन अल्टीमेटली 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब जो निजता का अधिकार है, गोपनीयता का अधिकार है, वो एक मूल अधिकार हो गया। लेकिन बात इतने से पूरी नहीं हुई, क्योंकि केवल फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर देने मात्र से सब कुछ नहीं हो जाता। हालांकि ये एक माइलस्टोन है, ये जजमेंट आप में एक माइलस्टोन है, क्योंकि ये बहुत सारे नए एवेन्यूज़ ओपन करेगा, बहुत सारे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ओपन करेगा। लेकिन उन एवेन्यूज़ और उन प्रॉस्पेक्ट की ओर हमें जाना पड़ेगा जिधर हम नहीं जा रहे हैं, अभी हमें उधर गति करनी पड़ेगी। तो राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन अभी भी हमारी चिंताएं अपनी जगह पर हैं, हमारी समस्याएं प्राइवेसी को लेकर के अपनी जगह पर हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारी चिंता ने, हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग ने हमारी चिंताओं को और गहरा किया है और मुश्किल बनाया है। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए राइट टू प्राइवेसी एक ज्वलंत मुद्दा आज भी बना हुआ है कि कैसे हम अपने निजता या अपनी गोपनीयता को संरक्षण दें। विगत वर्षों में हम लोगों ने जो घटनाएं देखी हैं, चाहे वो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी हो, काफ़ी दिनों तक विवादित रही। व्हाट्सएप कहता रहा कि भी प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट कीजिए तभी हम फीचर्स कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज डिसकंटिन्यू कर देंगे। हालांकि सरकार ने भी सख्त रवैया अपनाया, लोगों ने भी नाराज़गी प्रकट की, तो व्हाट्सएप ने ऑप्शन दे दिया कि ठीक है, आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, लेकिन हम आपको मैसेज रोज़ देते रहेंगे। आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये मैसेज ओपन होगा कि एक्सेप्ट आवर पॉलिसी। तो वो बाध्य करना चाह रहा है मनोवैज्ञानिक रूप से कि आप किसी न किसी दिन झटके में, क्योंकि वो तो आप जब फ़ोन चलाते हैं तो एक झटका होता है, एक क्लिक होता है, कभी हाथ स्लिप कर गया तो उस झटके में आप एक्सेप्ट ही कर ले जाएंगे। तो चिंता की बात है, गलत बात है। तो अगर हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन भी डिस्प्ले होंगे या नहीं होंगे, वो हमारा राइट है। हम चाहेंगे तो आप हमारे ऊपर अपना नोटिफिकेशन डिस्प्ले करेंगे, हम नहीं चाहेंगे तो आप नोटिफिकेशन हमारे ऊपर डिस्प्ले नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले ब्लिंक कर जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। इट इज़ अगेंस्ट आवर प्राइवेसी, ये हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। क्योंकि जब हम नोटिफिकेशन नहीं चाहते आपका, तो आप हमें नोटिफिकेशन क्यों भेज रहे हैं? लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि आप उनके उस नोटिफिकेशन को रोक सकें। हालांकि ये एक पहलू है, उसी तरीके से बहुत सारी बातें हैं। एप्लीकेशन डिज़ाइन किए गए हैं। आरोग्य सेतु को लेकर के बहुत सारा विवाद उठा जब कोविड-19 का पैंडेमिक पीरियड बहुत गहरे संकट में था, अभी भी हालांकि चल रहा है और हम लोग इसीलिए ऑनलाइन डिस्कशन भी कर रहे हैं। कोविड-19 के इस पैंडेमिक पीरियड में आरोग्य सेतु ने अच्छा काम किया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह मुद्दा भी उठाया गया कि आरोग्य सेतु के जरिए जो हमारे डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, वो किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट ने कहा हमारे कंट्रोल में नहीं है। सवाल उठता है किसके कंट्रोल में है, किसके सर्वर पर सेव है, कौन मैनेज कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन रेगुलेट कर रहा है? फिलहाल ये सारी बातें हवाई हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है। सब कुछ डिलेमा जैसा है, दुविधा जैसा है। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि सरकार ऐप बना के चला रही है और उसमें भी इतनी अस्पष्टता, उसमें भी क्लैरिटी नहीं है कि हमारा डेटा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, डेटा का क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। बाकी प्राइवेट एजेंसीज तो हम जानते ही हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। फेसबुक
हमारी और आपकी सारी जानकारियां कलेक्ट करता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला आपने भूला नहीं होगा, हो सकता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक के साथ मिल करके भारत में इलेक्शनों को प्रभावित करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी से पैसा लिया। अब इस मंच से पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग एजुकेशनल पर्पज़ से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल घटनाक्रम सभी जानते हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी से साठगांठ करके और भारत के मतदाताओं को, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं, गूगल है, फेसबुक है, जितने भी हैं सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके उन्होंने देखा कि आप तेज़ी से सर्फिंग कर रहे हैं, तेज़ी से सर्फिंग के दौरान अचानक आपकी निगाह कहीं कुछ सेकंड के लिए रुकी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कैच कर लिया कि लगता है ये विषय वस्तु इसके लिए अट्रैक्शन का सब्जेक्ट हो सकती है। उसने तुरंत नोटिस कर लिया। अब है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन उसने कैच कर लिया तुरंत। एक बात, फिर आप सर्फिंग कर रहे हैं, सर्फिंग करने के दौरान आप फिर कहीं पर आपकी उंगली रुक गई, कुछ सेकंड के लिए रुकी आपकी निगाह, लेकिन उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तुरंत कैच कर लिया कि इसने इंगेज किया हमको, इसने हमको इंगेज किया, इसलिए ये भी इसका इंटरेस्ट का विषय है। तो इस तरीके से तरह तरह से आपके रुचियों को जाना जा रहा है, इंटरेस्ट को जाना जा रहा है, नहीं भी है जो इंटरेस्ट वो भी जाना जा रहा है, और उस इंटरेस्ट को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया जा रहा है दूर बैठ करके, प्रोडक्शन हाउसेस के द्वारा, मीडिया हाउसेस के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, सब मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि इस तरीके की ये जितने भी प्रैक्टिसेस चल रही हैं आज इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में, ये सब हमारे राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये झंडा बुलंद कौन करे? ये सब राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। दो ही जिम्मेदार लोग हैं। पहला, संसद कानून बना दे, और दूसरा, न्यायपालिका व्याख्या कर दे। दो ही जिम्मेदार लोग हैं जो इस प्रकार के राइट टू प्राइवेसी को आगे ले चल करके और अधिक प्रोग्रेसिव बनाने का काम कर सकते हैं। फिलहाल दोनों मौन हैं और दोनों इस दिशा में प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। ये चिंता की बात है। फिलहाल ये कंसर्न है हमारा राइट टू प्राइवेसी को लेकर के। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के युग में हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन का लॉ नहीं है। हमारा साइबर लॉ ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। जो रूल्स हैं हमारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस हैं उनमें। उन लिमिटेशंस पर फोकस अभी तक तो नहीं किया गया है, किया जाए भविष्य में तो अच्छी बात है। डेटा प्रोटेक्शन नहीं है, राइट टू बी फॉरगेटन नहीं है हमारे पास। राइट टू बी फॉरगेटन होना चाहिए। अगर हम ऑनलाइन डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं, डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, इन सारी बातों पर अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। संसद ने 2 साल पहले शुरुआत तो की थी, BN श्रीकृष्णा कमीशन बनाया गया था और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी दी थी डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के। जैसे तैसे एक डेटा प्रोटेक्शन का विधेयक बना करके पेश कर दिया गया। बहुत प्रोग्रेसिव तो नहीं था, बहुत अच्छा तो नहीं था, बहुत सारी लिमिटेशंस थी उसमें, बहुत सारी कमियां थी, लेकिन फिलहाल कम से कम बनता तो कानून वो भी नहीं बना। जो हैंडीकैप्ड कानून बन सकता था वो भी नहीं बन पाया। तो अब समस्या इस बात की है कि इस ऑनलाइन युग में जहां हमारा डेटा रोज बेचा जा रहा है, आप बिक रहे हैं, आपको पता ही नहीं, आप बिक रहे हैं, आपको पता नहीं, क्योंकि आज आपका रिप्रेजेंटेशन आपका डेटा करता है। आपका मोबाइल नंबर करता है, आपका पैन नंबर करता है, आपका आधार नंबर करता है, ये सब आपके रिप्रेजेंटेशन है, आज आपकी आइडेंटिटी के परिचायक हैं। और आपकी ये आइडेंटिटी रोज़ बेची जा रही है, मार्केट में रोज़ खरीदी जा रही है, रोज़ बिक रही है। बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा ग्रुप है जो इस तरीके का काम कर रहा है। और कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है। हमें तो पता है, हमें पता है मेरा डेटा बिक रहा है, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास लॉ नहीं है। पार्लियामेंट ने बनाया नहीं, पार्लियामेंटेरियन ने काम किया नहीं। बैठी है संसद इस समय, कहते हैं संसद की बैठक होती है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इसको बैठक क्यों कहते हैं। बैठते तो है ही नहीं, हमेशा खड़े रहते हैं और हंगामा करके चले जाते हैं। इन पर भी पेनल्टी होनी चाहिए, इन पर भी पनिशमेंट होना चाहिए। एक बैंक कर्मी दिन भर बैठ के काम करता है और अगर 10 मिनट के लिए बाहर चला जाए, या कोई भी ऑफिस का आदमी, तो हम लोग उसका सर के बाल नोचने लगते हैं कि काम करो ढंग से। और ये पार्लियामेंटेरियन को
साल में 3 बार काम करने की इजाज़त दी जाती है कि संसद में बैठकर काम करो, और लोकतंत्र के नाम पर ड्रामा करते हैं ये। विचारों की अभिव्यक्ति के नाम पर ड्रामा करते हैं ये वहाँ पर बैठ कर के। विचारों की अभिव्यक्ति की ये आज़ादी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बहुत गलत दिशा में जा रहा है लोकतंत्र, बहुत गलत दिशा में जा रही है संसद, बहुत गलत दिशा में जा रही है व्यवस्था। कंट्रोल करना पड़ेगा और हमें करना पड़ेगा, हमको आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नहीं करेंगे, ये तो नहीं करेंगे। तो फिलहाल वो अलग चिंतन की दिशा है। संसद की भूमिका कभी हम लोग कवर करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है संसद की गिरती हुई भूमिका पर, पूछा जा चुका है, पूछा जा चुका है। अब न जाने कितनी गिराएंगे और कितनी बार गिरती हुई भूमिका पर सवाल आएगा, ये मुझे पता नहीं, लेकिन संसद की गिरती हुई भूमिका पर सवाल पूछा जा चुका है। तो हम लोग अपने को राइट टू प्राइवेसी पर फोकस करते हैं, लेकिन राइट टू प्राइवेसी के लिए हमें संसद और न्यायपालिका दोनों को सक्रिय करना होगा, एक्टिव करना होगा, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी के बहुत सारे डायमेंशन हैं जो आज ओपन होने चाहिए, जो आज प्रोटेक्टेड होने चाहिए और आज भी प्रोटेक्टेड नहीं है। इन्हीं सारी बातों को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। प्री के एग्ज़ाम, मेन के एग्ज़ाम, दोनों के लिए बहुत रेलेवेंट टॉपिक है। क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं, क्योंकि ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी देता है, और राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के जितने भी नए एक्सप्लेनेशन आ जाते हैं वो क्वेश्चन का विषय बन जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन की एग्जांपल नहीं देना चाहता यहाँ आपको, मैं सीधे अपने टॉपिक पर फोकस करना चाहता हूँ। लेकिन आप पिछले वर्षों में देखें तो क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं। जैसे बड़ा अच्छा सा सवाल, लोकप्रिय सा सवाल पूछा गया था, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत फंडामेंटल राइट है? तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। कॉन्स्टिट्यूशन में नो डाउट कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था हदिया केस में, हदिया केस में ये डिक्लेयर किया था। तो इस तरीके से आर्टिकल 21 की नित नई नई व्याख्याएं आती रहती हैं, और वो नई व्याख्याएं प्रश्नों का दायरा बढ़ाती रहती हैं। तो हम लोग राइट टू प्राइवेसी पर चर्चा करते हैं, गोपनीयता के अधिकार पर चर्चा शुरू करते हैं कि राइट टू प्राइवेसी है क्या। पहले तो ये समझते हैं गोपनीयता का अधिकार कहते किसे हैं। गोपनीयता का अधिकार या निजता कहते हैं, निजता का अधिकार इसे कहते हैं। गोपनीयता के अधिकार या निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति हमारे निजी जीवन में अनवारंटेड इंटरफेरेंस ना करने पावे। कोई भी व्यक्ति हमारी इच्छा के बिना हमारे जीवन में हस्तक्षेप न करने पावे, इसे निजता का अधिकार कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि एक मनुष्य के नाते, एक व्यक्ति के नाते हमें गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है, लेकिन मेनका गांधी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस आर्टिकल की सर्वाधिक उदार व्याख्या की, और मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह राइट टू लाइफ ही नहीं है, ये राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है। यह मानव गरिमा बनाए रखते हुए जीवन जीने का अधिकार देता है। और न्यायालय की इस उदार व्याख्या के बाद कि आर्टिकल 21 में मानव गरिमा बनाए रखते हुए जीवन जीने का अधिकार शामिल है, जो आर्टिकल 14, 19 और 21 इन तीनों आर्टिकल्स के आधार पर व्याख्या की जानी चाहिए। और भी बहुत सारी बातें कही हैं मेनका गांधी के जजमेंट में। हम मेनका गांधी के जजमेंट को कोट नहीं करने जा रहे हैं डिटेल में, वो कभी अलग किसी वीडियो का विषय होगा, वहाँ चर्चा कर लेंगे हम लोग। तो लेकिन ये जजमेंट लैंडमार्क इसलिए है इस राइट टू प्राइवेसी के लिए, क्योंकि मेनका गांधी के जजमेंट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के लिए वह पृष्ठभूमि निर्मित हुई, वह धरातल निर्मित हुआ, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की उदार व्याख्या करनी शुरू की। लिबरल इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन अपनाया। देखिए, दो तरीके के सिद्धांत होते हैं संविधान की व्याख्या करने के। एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ, ये सब मेन में अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं आपको, लेकिन आना चाहिए तभी प्रयोग भी कर पाएंगे, और यूज टू होना चाहिए।
हालांकि मैं अपने लेक्चर में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना सिखाता हूं कि आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करें तो आपको बहुत अच्छे नंबर आते हैं मेन एग्जामिनेशन में। 150 प्लस का जो टारगेट है सेकेंड पेपर का, मैं हमेशा रख के चलता हूं कि 150 प्लस मार्क्स का टारगेट रखिए, आप अचीव कर सकते हैं। तो दो तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या होती है, एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, लिटरल यानी शाब्दिक व्याख्या, जैसा है उसी शब्द के अनुसार व्याख्या। एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन, संविधान की उदार व्याख्या का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत, लिबरल माने उदार, लिटरल माने शाब्दिक। तो उच्चतम न्यायालय पहले संविधान की व्याख्या करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन अपनाता था, लेकिन धीरे धीरे उच्चतम न्यायालय को लगा कि संविधान की सही व्याख्या केवल उसके शब्दों के आधार पर नहीं की जा सकती। संविधान की सही व्याख्या करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। संवैधानिक नैतिकता, संविधानवाद, इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। जो संविधान निर्माताओं के भाव थे, उनके जो पर्सपेक्टिव थे, उनका जो विजन था, उनका जो चिंतन था, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और बदलते हुए संदर्भों को भी, जिस तरीके से परिवेश बदल रहा है उस बदलते हुए संदर्भों और परिवेश को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और संविधान की दार्शनिक व्याख्या, फिलॉसफिकल इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। और यह फिलॉसफिकल इंटरप्रिटेशन तभी हो सकता है जब डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन के सिद्धांत को अपनाया जाए। तो उच्चतम न्यायालय ने जो अपना पुराना नजरिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, उसको बदला और डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन पर आया, उदार निर्वचन के सिद्धांत पर आया। और मेनका गांधी का जजमेंट डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। केशवानंद, मेनका गांधी, ये सब डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन के बेस्ट एग्जाम्पल हैं हमारे देश में। और केशवानंद के मामले से ही डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन की शुरुआत हो जाती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, वहीं से शुरुआत हो जाती है। तो इस मेनका गांधी के केस के बाद से ही आर्टिकल 21 की उदार पूर्वक व्याख्या शुरू हुई, विस्तार व्याख्या शुरू हुई और राइट टू प्राइवेसी को आगे चलकर संविधान का अंग बनाया गया। कैसे बनाया गया, क्या संविधान सभा में डिस्कशन था, इन सारी बातों की हम लोग, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या हैं, इन सारी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। पहले प्राइवेसी के अर्थ को और अच्छे से समझ लेते हैं। प्राइवेसी का अर्थ है हमारी अपनी निज गोपनीयता को, हमसे संबंधित, व्यक्ति से संबंधित जो हमारी निजी सूचनाएं हैं उनको गोपनीय रखने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित अपनी उसकी सूचनाएं होती हैं, जानकारियां होती हैं, हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हमारा जीवन कैसा है, कैसा नहीं है, हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति, बहुत सारी बातें। हमें ये अधिकार है कि हम अपने जीवन से संबंधित अपनी निजी जानकारियों को गोपनीय रख सकें और तब तक किसी दूसरे को न पता चले जब तक हम ना चाहें, जब तक हम ना चाहें। हमारी इच्छा पर ही दूसरे को पता चले। अगर दूसरा जानना चाहता है तो हमारी इच्छा पर जाने, वो हमारी इच्छा के बिना ना जाने। अगर हमारी इच्छा पर जानता है तो गोपनीयता का उल्लंघन नहीं। हमारी इच्छा के बगैर हमारी जानकारियां जान लेता है तो हमारी गोपनीयता का उल्लंघन है। इसलिए हमें हमसे संबंधित सूचनाओं को गोपनीय रखने का अधिकार है। हमारे परिवार से संबंधित सूचनाओं को गोपनीय रखने का अधिकार है। जो पारिवारिक संस्कार, गतिविधियां होती हैं, जैसे माँ के द्वारा बच्चे का लालन पालन है, पोषण है, घर में किसी भी प्रकार की शादी ब्याह है, या इस तरीके के जितने भी घटनाक्रम हैं, किसी भी व्यक्ति के जीवन या पारिवारिक जीवन के सभी घटनाक्रमों को व्यक्ति को गोपनीय रखने का अधिकार है। इसी को गोपनीयता का अधिकार कहते हैं। इसे यदि वह प्रकट करना चाहता है तभी उसे प्रकट किया जाना चाहिए। अगर उसकी इच्छा के बिना इसे प्रकट किया जाए, यह भी गोपनीयता का उल्लंघन है, यह भी प्राइवेसी का उल्लंघन है। तो गोपनीयता के अधिकार का सीधा सीधा अर्थ है कि हमें स्वयं से संबंधित सूचनाओं को गोपनीय रखने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसी को गोपनीयता का अधिकार कहते हैं। चूंकि गोपनीयता का अधिकार मानव गरिमा का एक अनिवार्य अंग है, इसलिए गोपनीयता के अधिकार को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बल दिया जाता रहा है। जैसे उदाहरण के लिए 1948 का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है,
इस तरीके की चीज़ें अब जाननी चाहिए इंटरनेशनल, क्योंकि पिछले साल अभी 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, उन्होंने इंटरनेशनल कन्वेंशन आदि को भी ऑप्शन में शामिल कर लिया था, तो आपको जानना चाहिए। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो पारित किया गया 1948 में, इसका आर्टिकल 12, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 12, ये भी राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। ये भी राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। ये कहता है किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता के अधिकार में, किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता के अधिकार में मनमाना हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस, नो आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस इन प्राइवेसी ऑफ एनी इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति के जीवन में, गोपनीयता में मनमाने तरीके से इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। और अगर कोई भी आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस है, then that person should have right to protect that arbitrary interference। अगर किसी भी तरीके का मनमानापन किया जाता है तो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहता है कि अगर किसी भी तरीके का मनमाना इंटरफेरेंस किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता में किया जाता है, प्राइवेसी में किया जाता है, तो उस व्यक्ति को इस मनमाने हस्तक्षेप इंटरफेरेंस के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार भी राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू प्राइवेसी है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स राइट टू प्राइवेसी का बहुत एक्सप्लेन एलिबरेशन करता है, विस्तार से उसकी व्याख्या करता है। इतना ही नहीं, जो इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है 1966 का। इस इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966 का सेक्शन 17 राइट टू प्राइवेसी की बात करता है और राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने पर बल देता है। भारत भी इसका सिग्नेटरी है, भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किए, भारत सरकार ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए हमने राइट टू प्राइवेसी के लिए इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिबद्धता प्रकट कर रखी है, प्रतिबद्धता प्रकट की है। साथ ही साथ दूसरे देशों में, अन्य देशों के संविधानों में राइट टू प्राइवेसी को कहीं स्पेशली मेंशन नहीं किया गया। जैसे अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। अमेरिका के संविधान में भी, चूंकि हमारे सिलेबस में दूसरे देशों के संविधानों से तुलना भी शामिल है आईएएस में, तो दूसरे देशों में क्या स्थिति है ये भी जान लेना चाहिए। तो ब्रिटेन में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, लेकिन राइट टू प्राइवेसी प्रैक्टिस में है। अमेरिका में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और वहां बिल ऑफ राइट्स के रूप में फंडामेंटल राइट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, लेकिन उन बिल ऑफ राइट्स में कहीं भी राइट टू प्राइवेसी मेंशन नहीं है, गोपनीयता का अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन अब अमेरिका में राइट टू प्राइवेसी बिल ऑफ राइट का पार्ट माना जाता है। लेकिन यह बिल ऑफ राइट का पार्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिक्लेरेशन कर रखा है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी घोषणा कर रखी है। जैसे 1965 की बात है, यूएसए अमेरिका का एग्जाम्पल ले रहे हैं। 1965 में ग्रिसवर्ड वर्सेस कनेक्टिकट, ग्रिसवर्ड वर्सेस कनेक्टिकट के मामले में अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने राइट टू प्राइवेसी को उपलब्ध कराया। राइट टू प्राइवेसी अगेंस्ट
अगेंस्ट गवर्नमेंट इंट्रूजन, अगेंस्ट गवर्नमेंट इंट्रूजन। ये अमेरिका में राइट टू प्राइवेसी उपलब्ध कराई गई इस रूप में ग्रिसवर्ल्ड वर्सेस कनेक्टिकट के मामले में। तो अमेरिका के संविधान में भी राइट टू प्राइवेसी नहीं है, लेकिन अमेरिका में राइट टू प्राइवेसी का प्रचलन है, क्योंकि अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने ग्रिसवर्ल्ड के केस में राइट टू प्राइवेसी को बिल ऑफ राइट जैसा दर्जा दे दिया, बिल ऑफ राइट जैसा दर्जा दे दिया। अमेरिका में बिल ऑफ राइट फंडामेंटल राइट जैसा महत्व रखता है, बिल ऑफ राइट जैसा दर्जा दे दिया। और अगेंस्ट गवर्नमेंट इंट्रूजन, गवर्नमेंट इंट्रूजन का मतलब है सरकारी हस्तक्षेप, क्योंकि सरकार ही संप्रभु संस्था है, सरकार ही सॉवरेन पावर यूज करती है, इसलिए सरकार व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप कर सकती है। तो इस मामले में सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध राइट को प्रोटेक्ट कर दिया गया। तो कहने का अर्थ यह है कि अमेरिका के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो राइट टू प्राइवेसी नहीं था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अमेरिका में भी राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर दिया गया है, राइट टू प्राइवेसी की महत्ता को स्वीकार करते हुए, गोपनीयता के अधिकार की महत्ता को स्वीकार करते हुए। अब भारत में क्या व्यवस्था है, हम लोग भारत की बात कर लेते हैं। इंडिया में क्या व्यवस्था है? भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कहीं भी राइट टू प्राइवेसी स्पेशली मेंशन नहीं है, नहीं है। संविधान सभा में इस पर बहस हुई। तो पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं। संविधान सभा में क्या चर्चा हुई इस बात को लेकर के? क्योंकि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट वाला पार्ट है, फंडामेंटल राइट से जुड़ा पार्ट है। तो फंडामेंटल राइट को लेकर के जो सब कमेटी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में मूल अधिकारों को लेकर के जो उप समिति बनाई गई थी, उस उप समिति ने अलग अलग फंडामेंटल राइट्स पर विचार किया कि संविधान में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। उसी उप समिति ने यह भी सुझाव दिया कि राइट टू प्राइवेसी को भी शामिल किया जाए। हालांकि सारे सदस्य इस बात पर सहमत नहीं थे, लेकिन कुछ लोग सहमत थे, जैसे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे, जो फंडामेंटल राइट की सब कमेटी थी उसके मेंबर भी थे, और इन्होंने यह प्रपोजल दिया कि प्रत्येक नागरिक को भारत में इनवायलेबिलिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन हासिल हो। कोई भी, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति के जीवन में, निजी जीवन में दखल न दे, दखलंदाजी ना करे, हस्तक्षेप न करे। और इन्होंने, के.एम. मुंशी ने इस बात पर भी बल दिया, के.एम. मुंशी ने कहा कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, पत्राचार होता है, तो फ़ोन जैसी चीज़ों का ज़माना तो था नहीं, बहुत लिमिटेड था, तो पत्राचार ही होते थे। तो उन्होंने कहा जो कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं, पत्राचार होते हैं, उन पत्राचार की गोपनीयता को भी बनाए रखने पर बल देना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के लिए आवश्यक है, व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक है। के.एम. मुंशी ने यह विचार दिया वहां पर। डॉक्टर अंबेडकर ने भी जो फंडामेंटल राइट की पर जब विचार दे रहे थे सब कमेटी में, तो उन्होंने भी इस बात पर बल दिया कि हाँ ठीक है, व्यक्ति के संदर्भ में, व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में, पेपर के यूज के संदर्भ में, यानी पत्राचार के संदर्भ में, कॉरेस्पॉन्डेंस के संदर्भ में, इन सभी संदर्भों में, साथ ही साथ तलाशी और जब्ती के संदर्भ में, क्योंकि पुलिस वाले क्या करते थे कि बिना वारंट के तलाशी ले आए, बिना वारंट के जब्ती करने चले गए, कुर्क करने चले गए। अब तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम है, फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन है और सीआरपीसी के कठोर प्रावधान हैं, तो अब नहीं हो पाता।
लेकिन दूरदराज इलाकों में कभी कभी पुलिस वाले कर लेते हैं ऐसा, जागरूक इलाकों में तो नहीं हो पाता। तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस बात का समर्थन किया कि ये बात ठीक है कि व्यक्ति के जीवन को लेकर के, पत्राचार को लेकर के जो पुलिस के द्वारा की जाने वाली तलाशी है या जब्ती है, कुर्की है, इन सब को लेकर के एक प्रोटेक्शन अधिकारों का होना चाहिए। लेकिन एक और जहां सब कमेटी में, फंडामेंटल राइट की सब कमेटी में इन बातों पर बल दिया गया और शुरू में अंबेडकर जी भी सहमत थे, बाद में मुकर गए, बाद में अंबेडकर जी इसके अगेंस्ट हो गए। संविधान सभा के सदस्यों ने कहा भी, जब संविधान सभा में मूलाधिकारों को अडॉप्ट करने पर जब चर्चा चल रही थी, तो के.एम. मुंशी ने कहा कि अरे जनाब, आप तो हमारे साथ थे, कहाँ जाके विपक्ष में बैठ गए, क्योंकि आपने ही हमारे साथ इन बातों का समर्थन किया था जब हम लोग सब कमेटी में चर्चा कर रहे थे, और अब आप जाकर के आपने पाला बदल लिया, अब आप इसके अगेंस्ट हो गए। तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में इस प्रकार की खींचातान भी की गई। लेकिन शुरुआती दौर में अंबेडकर जी ने समर्थन किया, लेकिन बाद में उन्होंने इसका विरोध कर दिया। क्यों कर दिया, अभी हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं। साथ ही साथ जो बी.एन. राव थे, इन्होंने समर्थन किया था, इन्होंने सपोर्ट किया था राइट टू प्राइवेसी को लेकर के। लेकिन बी.एन. राव जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ए.के. अय्यर, के.एम. पनिक्कर, इन सभी सदस्यों ने स्ट्रांगली अपोज किया कि नहीं, हम लोग नहीं चाहते इस तरीके के जो प्रावधानों की प्राइवेसी शामिल की जा रही है उसके थोड़े बुरे कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। सरकार को ओपन हैंडेड होना चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिटी है और सिक्योरिटी का इशू है, यूनिटी इंटीग्रिटी का इशू है, इसलिए गवर्नमेंट ओपन हैंडेड होने चाहिए। अगर हम प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर देंगे तो गवर्नमेंट क्लोज्ड हैंडेड हो जाएगी, सरकार की शक्तियां सीमित हो जाएंगी, और अगर प्राइवेसी को शामिल नहीं करते हैं तो सरकार की शक्तियां बढ़ी रहेंगी। तो इन लोगों ने अपोज किया, इन्होंने कहा कि नहीं, ठीक नहीं है। बी.एन. राव चूंकि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई दूसरे देशों के संविधान को कलेक्ट करके दो, तो इन्होंने दूसरे देशों के संविधान को कलेक्ट करके हमको उपलब्ध कराया। इनको ये भी जिम्मेदारी दी गई थी कि दूसरे देशों के संविधानों दूसरे देशों में जा करके वहाँ जो संविधान सभा के सदस्य अगर जीवित हैं तो उनसे बातचीत की जाए, या वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है या वहाँ की विधायिका है उसके स्पीकर से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, इन लोगों से मिला जाए, पूछा जाए कि उनके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखी है वो कैसे लागू हो रही है, क्या प्रॉस कॉन्स होते हैं, क्या अच्छाइयाँ बुराइयाँ पैदा होती हैं। उसके आधार पर आकर के बी.एन. राव हम लोगों को बताएं और हम लोग एक व्यावहारिक संविधान बनाएं। बी.एन. राव ने ये काम बखूबी किया, बहुत अच्छा किया। और बी.एन. राव के कहने पर ही हमारे संविधान में बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे इसी आर्टिकल में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये बी.एन. राव के सुझाव के बाद ही आया। क्यों आया, वो हम लोग जब पढ़ते हैं आर्टिकल 21 तो वहाँ चर्चा करते हैं, यहाँ नहीं जाएंगे, डिरेल हो जाएंगे अपने डिस्कशन से, तो हम लोग फोकस करते हैं अपने टॉपिक पर। तो इस तरीके से इन लोगों ने अपोज किया। चूंकि बी.एन. राव ने सभी देशों के व्यवस्थाओं को जाके देखा, जाना, परखा, तो उन्होंने देखा कि भाई राइट टू प्राइवेसी तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। बी.एन. राव ने कहा कि हमसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके हैं उनमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्राइवेसी तो है नहीं, तो राइट टू प्राइवेसी को हमें लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया। तो बी.एन. राव के समर्थन में भी कुछ लोग आ गए, हाँ ये बात ठीक कह रहे हैं, और उन्होंने मना किया। लेकिन आगे चल करके 30 अप्रैल की घटना बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है इस दिशा में। 30 अप्रैल 1947 की बात है। संविधान सभा के बहस के दौरान सोमनाथ लाहिरी जी थे, संविधान सभा के सदस्य थे ये भी। इन्होंने राइट टू प्राइवेसी ऑफ करस्पॉन्डेंस, राइट टू प्राइवेसी ऑफ
करस्पॉन्डेंस, पत्राचार, करस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार, क्योंकि पत्र का ही आदान प्रदान होता था। तो इन्होंने राइट टू प्राइवेसी ऑफ करस्पॉन्डेंस, पत्राचार में गोपनीयता के अधिकार को लेकर के एक संविधान सभा में एक प्रपोजल पेश कर दिया, प्रपोजल प्रस्तुत कर दिया कि भाई हम चाहते हैं कि संविधान सभा हमारा समर्थन करे और राइट टू प्राइवेसी ऑफ करस्पॉन्डेंस का जो अधिकार है वो अधिकार संविधान में शामिल कर लिया जाए, फंडामेंटल राइट के रूप में शामिल कर लिया जाए। लेकिन सभी सदस्यों ने कहा कि भाई हमने फंडामेंटल राइट अपनाया अमेरिका से बिल ऑफ राइट के रूप में, और वहां पर तो है नहीं राइट टू प्राइवेसी, इसलिए हम लोग इसको एक्सेप्ट करने नहीं जा रहे हैं। तो संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ज़्यादातर सदस्यों ने, और इस प्रावधान को रिजेक्ट कर दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया, एक तरीके से मना हो गया कि ठीक है प्रस्ताव आपका अच्छा है लेकिन हम लोग एक्सेप्ट करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट टू प्राइवेसी शामिल नहीं है, और बिल ऑफ राइट्स के मामले में, फंडामेंटल राइट्स के मामले में सबसे बड़ा दस्तावेज उस समय वही था जब हमने संविधान बनाया। एक साल के बाद काजी सईद करीमुद्दीन ने, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, काजी सईद करीमुद्दीन ने, इन्होंने भी राइट टू प्राइवेसी के लिए प्रपोजल पेश किया। इन्होंने कहा कि राइट टू प्राइवेसी डायरेक्टली तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है मेंशन कहीं भी, ना अमेरिका में है, ना आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में है, कहीं भी नहीं है। लेकिन इन्होंने अमेरिका और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया, उन्होंने एग्जाम्पल दिया, और उन्होंने कहा कि इन संविधानों में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनसे राइट टू प्राइवेसी को प्रमोशन मिलता है, को प्रोत्साहन मिलता है, जैसे अनवारंटेड इंटरफेरेंस, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस, अनरीजनेबल सर्चेज एंड सीजर्स। ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब अनरीजनेबल प्रैक्टिसेस को, सर्चेज यानी तलाशी, सीजर्स यानी जब्ती, तो गैर तार्किक तरीके से, अतार्किक तरीके से जो कुर्की है, तलाशी है, इस तरीके के अधिकारों, इस तरीके के कामों को ये सब संविधान कुछ प्रावधान बना करके रोकते हैं, कुछ ऐसे प्रावधान शामिल करते हैं। इस आधार पर भारतीय संविधान में भी इन प्रावधानों को शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर खुद अपोज में खड़े हो गए इसके, डॉक्टर अंबेडकर ने अपोज कर दिया, विरोध कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा नहीं, ये प्रावधान संविधान में शामिल नहीं किया जा सकता। तो करीमुद्दीन ने कहा कि ये लीजिए जनाब, पहले तो आप इसके समर्थन में थे जब मूल अधिकारों की सब कमेटी में इस पर विचार हुआ था, और अब आप संविधान बनाते समय खुद इसके अगेंस्ट खड़े हो गए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इस तरीके का जो राइट है वो सीआरपीसी में ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, दंड प्रक्रिया संहिता के कानून बनाए गए हैं, उस दंड प्रक्रिया के संहिता के कानून में ऑलरेडी उन्हें प्रोटेक्ट किया गया है, ऑलरेडी उन्हें संरक्षण दे दिया गया है, इसलिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ इस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। हमने तो बहुत ब्रीफ करके और बड़े इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट जो स्टेप्स थे हमने केवल उनकी चर्चा की यहाँ पर, बाकी छोड़ दिया हमने, क्योंकि वो चर्चा करेंगे तो 2 घंटे केवल वही चर्चा हो जाएगी, संविधान सभा की ही चर्चा हो जाएगी। तो मैंने पढ़ा तो काफ़ी लंबी है वो सारी बातें, सबके प्रॉस कॉन्स, सबके थॉट्स, सबके अपोजिशन, तो मैं उतना डिटेल में मेंशन नहीं कर रहा हूँ। हमने केवल उसकी जिस्ट आपके सामने मेंशन कर दी कि डॉक्टर अंबेडकर ने अल्टीमेटली
मना कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी या उसके किसी भी एस्पेक्ट को हम कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं करने जा रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि संविधान जैसा डॉक्टर अम्बेडकर ने चाहा वैसा बना। वैसा इसलिए बना क्योंकि उनके तर्कों के आगे सब निरुत्तर हो जाते थे जब वो तर्क देने के लिए खड़े होते थे। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई, संविधान सभा के सदस्यों ने ही खुद दी कि भाई आपने ऐसे ऐसे तर्क पेश किए, आपने ऐसे ऐसी साक्ष्य पेश किए, आपने ऐसी ऐसी बातें कही कि हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं था, हम लोग निरुत्तर थे। यू आर द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा चूंकि ये बातें सीआरपीसी में ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए अलग से प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम अलग से प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रावधान करने नहीं जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली डॉक्टर अम्बेडकर के इस रिजेक्शन के बाद अब ये तय हो गया कि राइट टू प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होगी, और राइट टू प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं की गई। यह संविधान सभा का ओवरऑल डिस्कशन था। अर्थात संविधान सभा के सदस्य चाहते थे, कुछ सदस्य चाहते थे, कुछ सदस्यों ने अपोज किया और शामिल नहीं किया गया। फिर देश में राइट टू प्राइवेसी के मुद्दे समय समय पर उत्पन्न होते रहे। अब संविधान लागू हो गया, करने लगा, और कुछ मुद्दे उत्पन्न होते रहे। एक मुद्दा एमपी शर्मा बनाम सतीश चंद्र का है। मैं यहां पर इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि वो आज़ादी के पहले का मुद्दा है, संविधान लागू होने के पहले का मुद्दा है। डिसाइड हुआ संविधान लागू होने के बाद 1954 में। तो मुद्दा पुराना है, डिसीजन आया संविधान लागू होने के बाद, तो हम उसको लेने नहीं जा रहे हैं। संविधान लागू होने के बाद जो केस आया, जिसमें सबसे पहली बार राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा उठाया गया, वो खड़क सिंह का केस था। खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। खड़क सिंह लिखते हैं हिंदी में। हुआ क्या था, 1963 में ये केस डिसाइड हुआ। 1963 में ये केस डिसाइड हुआ। पहली बार इस मामले में राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा उठा। राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा उठा कि राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। पहली बार ये मुद्दा उठा। क्या था केस? खड़क सिंह के ऊपर डकैती के आरोप थे और पुलिस ने खड़क सिंह को अरेस्ट कर लिया क्योंकि डकैती के कई सारे आरोप थे। लेकिन पुलिस के पास एविडेंसेस बड़े वीक थे। नतीजा ये हुआ कि जब डकैती का केस खड़क सिंह पर कोर्ट में चला तो कोर्ट ने कहा कि भाई एविडेंसेस आपके पुलिस ने बहुत अच्छे नहीं पेश किए हैं, बहुत स्ट्रांग पेश नहीं किए हैं, इसलिए साक्ष्य के अभाव में खड़क सिंह को बरी किया जाता है। और खड़क सिंह रिहा कर दिए गए। बड़ी मेहनत से पुलिस ने पकड़ा था क्योंकि उस समय डकैती बहुत बड़ा अपराध हुआ करता था, बहुत बड़ा क्राइम हुआ करता था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सभी राज्यों में डकैती एक बड़ा क्राइम था। बड़े बड़े डकैतों के ग्रुप हुआ करते थे और डकैती अपराध की दुनिया का सबसे खतरनाक पेशा था। तो अब तो हालांकि डकैती ऑलमोस्ट बंद हो गई। कभी कभार इस तरीके की घटनाएं घट जाती हैं और डकैतों के जो गैंग थे वो भी पुलिस ने अब खत्म कर लिए। तो खड़क सिंह को डकैती के आरोप में अरेस्ट किया गया और न्यायालय ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि न्यायालय ने कहा कि जो एविडेंस पेश किए गए हैं वो एविडेंस पर्याप्त नहीं है। लेकिन जब खड़क सिंह को छोड़ दिया गया तो पुलिस ने सोचा कि क्यों ना इसके नेटवर्क की पूरी तलाशी की जाए। इसलिए पुलिस ने खड़क सिंह पर सर्विलांस करना शुरू किया। सर्विलांस यानी निगरानी रखनी शुरू की। तो यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन बनाया गया है क्योंकि पुलिस एक्ट है एक, तो हमारा इंडियन पुलिस एक्ट है, वो तो अंग्रेजों के ज़माने का है, 1861 का है। 1861 का पुलिस एक्ट है भारत का, बेहद पुराना, बेहद सड़ा हुआ, बेहद घटिया, घिसा पिटा। लेकिन ठीक है, अब मैंने दो बार पुलिस लिख दिया, उसी में जी रहे हैं हम लोग। बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? संसद की। हमने अभी बताया संसद का काम कर नहीं पाती तो बदल नहीं पा रही है।
तो 1861 का पुलिस एक्ट है, अंग्रेजों के ज़माने का, घटिया सा, उसी में जिए जा रहे हैं। स्टेट्स ने, राज्यों ने इस एक्ट को लागू करने के लिए, क्योंकि पुलिस स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो राज्यों ने अपने यहाँ इस एक्ट को लागू करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं। तो यूपी का जो पुलिस रेगुलेशन है, उसके चैप्टर 20 के अधीन पुलिस ने खड़क सिंह पर सर्विलांस रखना शुरू कर दिया, निगरानी रखना शुरू कर दिया। खड़क सिंह को ये बात पता चली, पुलिस घर भी पहुंच जाती थी, रात में घर पहुंच गई कि भाई निगरानी रख रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो खड़क सिंह ने पुलिस के इस रेगुलेशन को, उसके इस चैप्टर को चैलेंज किया कि भाई ये तो गलत बात है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का उल्लंघन है, ये हमारे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। तो पहली बार राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा इस खड़क सिंह के मामले में रेज किया गया उच्चतम न्यायालय के सामने। उच्चतम न्यायालय के सामने उठाया गया कि न्यायालय, खड़क सिंह की न्यायालय राइट टू प्राइवेसी को हमारा फंडामेंटल राइट माने, क्योंकि इन्होंने कहा कि आर्टिकल 19(1)D एंड आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये हमारा फंडामेंटल राइट घोषित किया जाए। आर्टिकल 19(1)D क्यों? 19(1)D फ्री मूवमेंट की इजाज़त देता है प्रत्येक नागरिक को, पूरे भारत में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता प्रदान करता है प्रत्येक नागरिक को। तो खड़क सिंह ने कहा कि जहां जहां हम जाते हैं वहीं वहीं पुलिस चली आती है। ये तो गलत बात है कि जहां जहां मैं जाता हूं वहीं वहीं पुलिस चली आती है, ये नहीं होना चाहिए, ये तो मेरे राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है, और ये मेरे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)D का वायलेशन है, क्योंकि 19(1)D फ्री मूवमेंट का अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार देता है, इसका भी वायलेशन है, जिंदगी नहीं जीने दे रहे ढंग से, परेशान करके रखा है, जहां जाओ पहले पहुंच जाते हैं। तो खड़क सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये हमारे आर्टिकल, खड़क सिंह का मतलब उनके वकीलों ने, कि ये आर्टिकल 19(1)D और आर्टिकल 21 का वायलेशन है और ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया इस केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो रात में पुलिस खड़क सिंह के घर सर्विलांस करने पहुंच जाती है, ये गलत है, ये गलत है, पुलिस ऐसा नहीं कर सकती, पुलिस का ये कार्य गलत है, और इस तरीके की एक्टिविटीज पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पुलिस की एक्टिविटी पर। लेकिन जो पुलिस का चैप्टर 20 चैलेंज किया गया था, जिसके अंतर्गत सर्विलांस रख रही थी पुलिस, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, वो ठीक है, उसको गलत नहीं ठहराया जाएगा, उसको वैलिड माना। लेकिन राइट टू प्राइवेसी को डिक्लेयर करने की बात की गई थी कि राइट टू प्राइवेसी को एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत लागू करने पर बल दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि संविधान लागू होने के तुरंत बाद का समय था, उस समय लिटरल, डॉक्ट्रिन ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन से गवर्न होता था सुप्रीम कोर्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन का कॉन्सेप्ट इन्फोर्स नहीं हो पाया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन से गवर्न होता था, शाब्दिक निर्वचन से गवर्न होता था संविधान की व्याख्या। इसलिए न्यायालय ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी प्राइवेसी मेंशन नहीं है, इसलिए हम प्राइवेसी के अधिकार को प्रोटेक्ट नहीं करने जा रहे हैं, और उच्चतम न्यायालय ने मना कर दिया। न्यायालय ने कहा राइट टू प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसलिए राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट मानने से मना कर दिया। लेकिन खड़क सिंह, आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपने 2017 में करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ा होगा, या कहीं भी इस समय राइट टू प्राइवेसी पर कमेंट आता है, तो उसमें लिखा रहता है कि जब जजमेंट दिया गया 2017 में राइट टू प्राइवेसी को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये डिसाइड किया कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट होगा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खड़क सिंह के जजमेंट को ओवररूल किया जाता है। यानी जो खड़क सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, अब उसे अमान्य माना जाता है, क्योंकि खड़क सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि राइट टू प्राइवेसी
कॉन्स्टिट्यूशन में कवर्ड नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत प्रोटेक्टेड नहीं है, इसलिए प्रोटेक्ट नहीं की जा सकती। तो अब फिलहाल ये ओवर रूल्ड हो चुका है, ये रद्द हो चुका है, लेकिन उस समय यही प्रचलन में था। लेकिन हुआ क्या, इन द मीन टाइम 1970 के दशक में केशवानंद का केस आया, फिर उसके बाद मेनका गांधी का केस आया, और इन सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अब डॉक्ट्रिन ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन के बजाय उच्चतम न्यायालय ने संविधान की शाब्दिक व्याख्या के सिद्धांत करने के बजाय अब उच्चतम न्यायालय ने संविधान के उदार व्याख्या के सिद्धांत को अपनाना शुरू कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन को अपनाना शुरू कर दिया। अब जब डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन अस्तित्व में आया तो अब संविधान की व्याख्या ही बदलने लगी, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आ गया केशवानंद में। मेनका गांधी के मामले में न्यायालय ने कहा कि राइट टू लाइफ केवल और केवल शाब्दिक रूप से जीवन जीने का अधिकार नहीं देता, यह दार्शनिक अभिव्यक्ति देता है, फिलोसफिकल एक्सप्रेशन रखता है। कैसा फिलोसफिकल एक्सप्रेशन है? ये राइट टू लाइफ विद डिग्निटी को इंक्लूड करता है, ये गरिमा बनाए रखते हुए जीवन जीने के अधिकार को शामिल करता है। और जब मानव गरिमा बनाए रखते हुए जीवन जीने के अधिकार को आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया गया, तो अब राइट टू प्राइवेसी को लेकर के जो केसेस कोर्ट में आने लगे, उन केसेस में उच्चतम न्यायालय अलग अलग दृष्टिकोण दिखाने लगा। कभी कभी वो लिटरल इंटरप्रिटेशन की ओर भाग जाता था, कभी कभी लिबरल इंटरप्रिटेशन की ओर भाग जाता था। कभी कभी लिटरल इंटरप्रिटेशन, कभी कभी लिबरल इंटरप्रिटेशन, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अप्स एंड डाउन्स दिखने लगे, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस दिखने लगा। कभी राइट टू प्राइवेसी की ओर कन्वर्जेंस, कभी राइट टू प्राइवेसी से डाइवर्जेंट। कभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट राइट टू प्राइवेसी की ओर आता हुआ दिखे, कभी राइट टू प्राइवेसी से दूर जाता हुआ दिखे, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट तो था नहीं। केवल मेनका गांधी के जजमेंट ने यह दिशा दे दी थी कि जीवन जीने के अधिकार में गरिमा बनाए रखने का अधिकार शामिल है। अब उस गरिमा की व्याख्या कैसे की जाए, यह समझ में नहीं आ रहा था सुप्रीम कोर्ट को, तो अलग अलग केसेस में अलग अलग जजमेंट आए। कुछ केसेस में राइट टू प्राइवेसी को मानने से मना कर दिया गया, कुछ केसेस में राइट टू प्राइवेसी को एक्सेप्ट कर लिया गया। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में एक केस की चर्चा की थी, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया। तो PUCL के मामले में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 1997 में ये केस डिसाइड हुआ था, 1997 में डिसाइड हुआ था। और इस 1997 के केस में तब राइट टू प्राइवेसी कहीं अस्तित्व में ही नहीं था। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने राइट अगेंस्ट टेलीफोन टैपिंग, राइट अगेंस्ट टेलीफोन टैपिंग को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया। इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया कि अगर आपकी अनुमति के बिना कोई आपका टेलीफोन टैप करता है, कौन का मतलब सरकार ही करेगी, तो ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा, क्योंकि ये प्राइवेसी का उल्लंघन है। तो अभी प्राइवेसी फंडामेंटल राइट डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देना इस आधार पर शुरू कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट जैसा महत्व रखती है। क्योंकि इस केस में, PUCL के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया कि बिना सूचना दिए हुए टेलीफोन टैप कर लेना निजता में उल्लंघन है, गोपनीयता में उल्लंघन है। इसलिए टेलीफोन टैपिंग
विदाउट इंटीमेशन इज एन ऑफेंस, इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया कि भाई अगर आप टेलीफोन टेप करेंगे बिना सूचना दिए हुए तो आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। तो अलग अलग इसी तरीके से गोविंद वर्सेस मध्य प्रदेश के मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए जजमेंट दिया। ऐसे कई सारे केसेस आए जहां उच्चतम न्यायालय ने राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए जजमेंट दिया। आगे चल करके 2017 में के एस पुत्तास्वामी, बेसिकली जस्टिस के एस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्लियरली एक्सप्रेस कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया। क्या था केस? बेसिकली जस्टिस के एस पुत्तास्वामी ये हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था आधार को लेकर के। 2012 में सरकार ने चूँकि जो सरकार थी वो आधार को मैंडेटरी बनाती जा रही थी हर काम के लिए, हालांकि बनेगी आगे चल करके ऑलमोस्ट। तो 2012 में जस्टिस के एस पुत्तास्वामी ने इस आधार के उपयोग के खिलाफ मुकदमा दायर किया कि आधार का इस प्रकार उपयोग करना ये हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। क्योंकि आधार हमारी डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक दोनों प्रकार की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। हमारी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करता है और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करता है। कलेक्ट करके कहाँ ले जाता है पता नहीं है। तो ऐसी दशा में अगर आधार हर चीज़ के लिए कंपलसरी बना दिया जा रहा है धीरे धीरे, तो आधार के माध्यम से आधार का उपयोग सरकार भी कर रही है, आधार का उपयोग फिर निजी संस्थाएं भी करने लगेंगी। तो इस तरीके से आधार का यह बढ़ता हुआ प्रयोग हमारे राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है, फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। इस केस में 5 साल बाद जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जजमेंट दिया और पुत्तास्वामी के आर्गुमेंट को एक्सेप्ट किया कि बात ठीक है और इस आधार पर राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। तो राइट टू प्राइवेसी अब फंडामेंटल राइट डिक्लेयर हो गया। लेकिन अब राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट डिक्लेयर तो हो गया, लेकिन अब राइट टू प्राइवेसी के वेरियस डायमेंशंस क्या हैं इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया, क्योंकि ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट देता है तो वो केवल उसी सीमा तक जाके जजमेंट देता है जिस सीमा तक प्रेयर में डिमांड की जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट से राहत की डिमांड की जाती है। जो डिमांड नहीं की गई प्रेयर में उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देता। हाँ, ऑबिटर डिक्टम हो सकता है। ऑबिटर डिक्टम का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट सुनाता रहता है तो आपने अक्सर देखा होगा, समाचार पत्रों में छपता है कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई। तो अब कड़ी फटकार लगाई तो वो जजमेंट में लिखता नहीं है कड़ी फटकार, बस कोर्ट में जजमेंट सुनाते समय कह देता है बेकार हो तुम लोग, बहुत खराब कर रहे हो। तो वो कड़ी फटकार ऑबिटर डिक्टम हो गया, यानी कही गई बात, कही सुनी बात, न्यायालय में कही सुनी बात। लेकिन उस कही सुनी बात का भी अपना महत्व है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार का भी अपना महत्व है। तो प्रायः जो और उसी को समाचार पत्रों में फिर छाप दिया जाता है, लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ सरकार को डांट पड़ी। तो राइट टू प्राइवेसी का एक्सप्लेनेशन अभी भी रिक्वायर्ड है, राइट टू प्राइवेसी का विस्तार अभी भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि युग बदला है, परिस्थितियां बदली हैं। अब सूचना प्रौद्योगिकी का नया युग है, इसलिए
हम लोग एक गतिशील युग में रह रहे हैं, एक डायनेमिक युग में रह रहे हैं। इस डायनेमिक युग में हमारी और लोगों की कनेक्टिविटी बहुत तीव्र हुई है, संचार बहुत तीव्र हुआ है, इसलिए राइट टू प्राइवेसी के वायलेशन के अवसर भी अधिक मात्रा में जन्म लेने की संभावना बढ़ी है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राइट टू प्राइवेसी के वेरियस डायमेंशन ओपन किए जाने चाहिए। फिलहाल अभी तो बहुत ज़्यादा डायमेंशन ओपन नहीं है, लेकिन जो डायमेंशन ओपन हैं हम लोग उनकी व्याख्या कर लेते हैं। पहली बात यह है कि राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा, आत्यंतिक अधिकार नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है? जो अधिकार आत्यंतिक होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं, वो कभी छीने नहीं जा सकते, वो कभी समाप्त नहीं किए जा सकते, उनको कभी कम नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हमने संविधान में अधिकार लोगों को उपलब्ध कराए हैं, जैसे स्वतंत्रता के अधिकार दिए हैं, तो स्वतंत्रता के अधिकार एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर स्वतंत्रता के अधिकार एब्सोल्यूट हो जाएंगे तो वो दूसरे की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाएगी और स्वतंत्रता का दुरुपयोग शुरू हो जाएगा। इसलिए स्वतंत्रता से संबंधित जितने भी अधिकार हैं उन्हें एब्सोल्युटली प्रोवाइड नहीं किया जाता, उन्हें आत्यंतिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जाता। और सरल तरीके से समझते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी स्वतंत्रता संबंधी अधिकार हैं, जैसे आर्टिकल 19 के अधिकार हैं स्वतंत्रता संबंधी, आर्टिकल 21 के अधिकार हैं स्वतंत्रता संबंधी, जीवन की स्वतंत्रता है, तो जितने भी स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है वो कुछ शर्तों के अधीन, कुछ प्रतिबंधों के अधीन, जो अच्छा शब्द यूज़ करते हैं, निर्बंधनों के अधीन उपलब्ध कराए जाते हैं। अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस, अंडर रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल कराए जाते हैं। कुछ न कुछ निर्बंधन होते हैं, जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 19(1)(a) ये कहता है वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो वो कहता है कि वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि सुबह सुबह उठ के पड़ोसी को गाली देने लगो। तो वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक होगी, कैसे होगी? आर्टिकल 19 क्लॉज 2, आर्टिकल 19(2) उसमें 8 ग्राउंड्स बताए गए हैं, 8 आधार बताए गए हैं, जिन 8 आधारों पर व्यक्ति की बोलने की आज़ादी छीनी जा सकती है। तो 19(1) बोलने की आज़ादी देता है, 19(2) बोलने की आज़ादी छीन लेता है। इसी तरीके से राइट टू प्राइवेसी, जो गोपनीयता का अधिकार है, चूंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसलिए इसको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, इसके डायमेंशंस तय किए जाने चाहिए। लेकिन फिलहाल ये तय है कि राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, आत्यंतिक अधिकार नहीं है, यह निर्बंधनों के अधीन है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा भी है, एक्स वर्सेस वाई वर्सेस हॉस्पिटल जेड, हॉस्पिटल जेड। अब आपको वाई जेड क्यों दिख रहा है? आपको लग रहा होगा ये कौन सा केस आ गया। बेसिकली ये HIV से जुड़ा हुआ केस था। तो HIV में उस व्यक्ति की आइडेंटिटी क्लोज नहीं की जाती, डिस्क्लोज नहीं की जाती। तो जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ उसकी भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, उसको सामने नहीं लाया जाएगा कि कौन सा व्यक्ति था जो HIV से पीड़ित था और वो कौन सा हॉस्पिटल था जो HIV का जिसने ट्रीटमेंट किया। तो वो आइडेंटिटी गोपनीय रखी जाती है, इसलिए इस केस को वाई वर्सेस हॉस्पिटल जेड कह दिया गया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया था, पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि किसी की भी प्राइवेसी हो वो एब्सोल्यूट नहीं होती, वो अपने आप में आत्यंतिक नहीं होती। जैसे वाई ने आरोप लगाया कि भाई एक्स ने शादी कर ली हमसे और हमको बताया नहीं कि ये HIV पॉजिटिव है। तो एक्स ने कहा कि जनाब ये तो मेरे राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है, अगर मैं बता दूं कि मैं HIV पॉजिटिव हूं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत बात है,
राइट टू प्राइवेसी का मतलब ये थोड़ी कि बताओगे ही नहीं कि जिससे शादी कर रहे हो उससे बताओगे नहीं कि HIV पॉजिटिव हो और कर लोगे, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट थोड़ी है कि गोपनीयता का आवरण ढक के और कोई भी तांडव कर ले जाओगे। तो बेसिकली इसी से जुड़ा हुआ केस था। तो राइट टू प्राइवेसी को अत्यंतिक नहीं माना जा सकता, एब्सोल्यूट नहीं माना जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, राइट टू प्राइवेसी में आज के संदर्भ में जो पेगासस इशू आपने देखा है, काफ़ी कंट्रोवर्सी में है। हालांकि पेगासस इशू पर हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो टेलीफोन टैपिंग है, उस टेलीफोन टैपिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की इस स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि टेलीफोन टैपिंग व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है, और अगर टेलीफोन टैपिंग करनी है, सर्विलांस करना है, तो कुछ ग्राउंड्स हैं। वो ग्राउंड्स हम लोगों ने पहले चर्चा कर लिए थे। सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर एंड ऑफेंस। 5 आधार हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता है, भारत की संप्रभुता और अखंडता है, सुरक्षा है, लोक व्यवस्था है, विदेशों के साथ मित्रवत संबंध है और अपराध है। इन आधारों पर ही टेलीफोन रिकॉर्ड किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये सब डायमेंशन धीरे धीरे ओपन हुए हैं राइट टू प्राइवेसी के, लेकिन केवल इतने ही हैं। अभी और भी डायमेंशन नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 वैकेंट हैं। ये वैकेंट है। ये डायमेंशन ओपन करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट को ये डायमेंशन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, या अच्छा होगा कि संसद कानून बना करके और इस डायमेंशन को बढ़ाए, इस गैप को भरे। जैसे क्या गैप, क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? पहली बात तो जो डेटा प्रोटेक्शन है, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के कदम उठाना होगा। इस दिशा में अभी चर्चा करते हैं इसकी। राइट टू बी फॉरगेटन है, इस दिशा में कदम उठाना होगा। जो हमारा डेटा है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, वो हम अपनी मर्जी से शेयर करें, हमारी बिना मर्जी के शेयर ना हो। तो इन सब दिशा में अभी एक्सप्लेनेशन बाकी है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, आईटी युग है, 21st सेंचुरी है। इस 21st सेंचुरी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए राइट टू प्राइवेसी का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, उसका एक्सटेंशन क्या होगा, उसकी लिमिटेशन क्या होंगी, इन सारी बातों का विस्तार, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या अभी बाकी है। कोर्ट ने भी इस तरीके की व्याख्या नहीं की। कोर्ट को करना चाहिए, या फिर संसद को कानून बना करके इसको स्पष्ट कर देना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं राइट टू प्राइवेसी को लेकर के? हम लोग उन चैलेंजेस की चर्चा करते हैं। वर्तमान समय में चैलेंजेस की चर्चा करते हैं कि राइट टू प्राइवेसी को लेकर क्या चैलेंज है। पहली बात कि डेटा प्रोटेक्शन नहीं है, नो डेटा प्रोटेक्शन, नो डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन के लिए हमने कोई कानून नहीं उठाया, कोई कानून नहीं बनाया। हालांकि हमने बताया BN श्री कृष्णा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के संसद ने पहल की, लेकिन वो पहल बीच में ही समाप्त हो गई, कानून नहीं बन पाया। जबकि डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाना बेहद जरूरी, क्योंकि इस डेटा प्रोटेक्शन के वेरियस एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया हमसे तमाम तरीके की जानकारियाँ लेता है, और उसका क्या करता है ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट भी डेटा ले तो ध्यान रखे। तीसरा, जो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आप हॉस्पिटल, आप होटल गए रुकने के लिए, उसने कहा आधार दीजिए, ले लिया उसने आपका आधार नंबर, नोट कर लिया। आप कुछ भी कहीं भी सर्विस,
आप सिम कार्ड खरीद रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, तो बिना आधार के और बिना आइडेंटिटी प्रूफ के, ठीक है, प्रूफ तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो हमने आइडेंटिटी उन्हें दी, उसकी सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा? ये गारंटी भी तो होनी चाहिए कि जो हमने डेटा दिया, हमारा वो डेटा चोरी नहीं होगा, नहीं होगा। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा और ऐप बेस्ड सर्विसेज के द्वारा ये तमाम एस्पेक्ट हैं जो हमारे राइट टू प्राइवेसी को रोज वायलेट करते हैं, हर पल वायलेट करते हैं। लेकिन लॉ न होने की वजह से ये डेप राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट के रूप में कैसे एक्सप्लेन किया जाए, कैसे इन्फोर्स किया जाए, इस बारे में कोई रेगुलेशन नहीं है, इसलिए राइट टू प्राइवेसी इलेक्ट्रॉनिक दायरे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दायरे में हमेशा वायलेट हो रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग अपनी जानकारियां, निजी जानकारियां खुशी से शेयर कर देते हैं। अब ठीक है, उनकी मर्जी है, अपने निजी जीवन के अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जानकारियां वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जानकारियां पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करना चाहते, सोशल मीडिया को ऐसी जानकारियों को शेयर करने से प्रतिबंधित किया जाए, रोका जाए। ये राइट टू प्राइवेसी होगा, अभी नहीं है, अभी नहीं है। गवर्नमेंट की एजेंसीज डेटा ले रही हैं, उनके भी प्रोटेक्शन के लिए पर्याप्त इंतज़ाम किए जाने चाहिए, इंतज़ाम किए गए हैं, व्यवस्था की गई है, लेकिन बहुत विश्वसनीय और बहुत व्यापक नहीं है। प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो डेटा ले रहे हैं, उस डेटा का कॉमर्शियल यूज़ हो रहा है, हमारा ही डेटा खरीदा बेचा जा रहा है, खरीदा बेचा जाता है। आपने मेरा निजी एग्जाम्पल है, मैंने देखा कि मैं कहीं बैठा था और एक आदमी आया और उसने कहा मेरे पास 15 या 20 लाख डेटा है मेरे पास, इसमें फ़ोन नंबर हैं और एड्रेस वगैरह हैं, सब हैं। ये सब इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं और उनके पेरेंट्स के नंबर हैं, उनका एड्रेस है, उनकी सारी चीज़ें हैं। आप लेना चाहें ले लीजिए। तो लोगों को बैठे बिठाए डेटा मिल गया, उसने छोटी सी कीमत ली और सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया। न जाने कितने लोगों के ऐसे इंस्टॉल कर दिया। तो हम जो अपना डेटा दे रहे हैं, कहीं भी जाते हैं आप, किसी भी शॉप पर, ग्रोसरी शॉप पर चले गए, अच्छे जो आजकल आधुनिक पैटर्न पर बनाई जा रहे हैं, उन्होंने कंप्यूटर से बिल निकाला। अब सर मोबाइल नंबर बताइए। अब आपने कहा नहीं मोबाइल नंबर नहीं बताऊंगा, बिल दो बिना मोबाइल नंबर के। बिना मोबाइल नंबर के बिल ही नहीं निकलेगा। सर बिल नहीं निकलेगा, आप मोबाइल नंबर बताइए। अब मोबाइल नंबर बताएंगे तो बिल निकलेगा। आपने मोबाइल नंबर दे दिया, डेटा फीड हो गया, बिना मतलब मैसेज आया जा रहा है आपका, आप ब्लॉक कर रहे हैं, ब्लॉक नहीं हो रहा है। राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। एक काम तो ये, दूसरी ओर उन्होंने फ़ोन नंबर रख लिया, ऐसे ही जब हज़ारों फ़ोन नंबर हो जाएंगे बेच देंगे वो भी। तो जिस तरीके से प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा हमारे ही डेटा लाखों करोड़ों अरबों रुपए में रोज बिक रहे हैं, इसकी मैल प्रैक्टिस को कौन रोकेगा? कोई कानून तो होना चाहिए। केवल राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर देने मात्र से ये मैल प्रैक्टिस नहीं रुकेगी, इसलिए कानून जरूरी है राइट टू प्राइवेसी को इन्फोर्स करने के लिए, लागू करने की। दूसरी बात, ऐप बेस्ड सर्विसेज हैं। गवर्नमेंट कहती है और जो कंपनियां ऐप बना के देती हैं वो कहती हैं भाई ठीक है, आपको मैं ऑप्शन तो दे रहा हूं ना कि आप अपना फ़ोन का पर्सनल डेटा मुझसे शेयर करना चाहते हैं या नहीं शेयर करना चाहते हैं। आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर, आप अपनी गैलरी मुझे एक्सेस करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप बिना उस ऑप्शन के भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, दुनिया का कौन सा ऐसा ऐप है जो आप इस एक्सेस को डिनाई कर दें, अगर कि हम आपको कॉन्टैक्ट तक पहुंचने की
परमिशन नहीं दे रहे हैं, हम आपको गैलरी तक पहुंचने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, आप मुझे सर्विस दीजिए। दुनिया का कौन सा ऐप देता है? कोई ऐप सर्विस नहीं देता, वो केवल डाउनलोड होता है बस। कोई भी सर्विस आप उससे लेंगे, उस ऐप को चलाएंगे तो बिना परमिशन लिए हुए कि वो आपके फ़ोन नंबर भी ले ले, वो आपके गैलरी में जितनी फ़ोटो आदि पड़ी हुई हैं उनका भी एक्सेस ले ले, जो डॉक्यूमेंट आपने बैंक के या किसी के भी स्कैन करके रखे हैं वो भी ले ले। जब तक आप इन सब की परमिशन नहीं देंगे, आप दुनिया का कोई एप्लीकेशन ऐप यूज़ नहीं कर सकते। ये कौन सी चॉइस है? ये कौन सी चॉइस है कि हमने कहा मैं आपको चॉइस तो दे रहा हूं, इट इज टोटली अप टू यू वेदर यू आर एक्सेप्टिंग और नॉट। कह हम कुछ रहे हैं, कर हम कुछ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हमने तो चॉइस दे दी आपको कि आपकी मर्जी, आप मत एक्सेप्ट कीजिए, बिना एक्सेप्ट किए हुए ऐप यूज कीजिए। यूज करने कहां दे रहे हो आप तो कह रहे हो ऐप डाउनलोड तो कर लोगे, यूज तभी कर पाओगे जब मुझे परमिशन दे दोगे। ये तो राइट टू प्राइवेसी का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है, खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है, ये डकैती है हमारे ज़िंदगी पे रोज़ हो रही है। क्योंकि रोज़ हमें ऐप डाउनलोड करने पड़ते हैं। अब ऐप बेस्ड सर्विसेज हैं, सारी सर्विसेज एप्लीकेशन बेस्ड हैं, सारी सर्विसेज एप्लीकेशन बेस्ड हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हों, सब एप्लीकेशन बेस्ड हैं। और अगर हम परमिशन ना दें तो हम उस ऐप को यूज ही नहीं कर सकते, केवल डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो गुंडागर्दी हुई, ये कहां राइट टू प्राइवेसी का प्रोटेक्शन हुआ? चॉइस तो तब है कि मैं बिना इस बात की परमिशन दिए हुए कि मैं आपको गैलरी तक एक्सेस दूं, आप मुझे एप्लीकेशन यूज करने दीजिए। हाँ, मैं अगर गैलरी से कोई फोटो आपके यहां भेजना चाहता हूं, आपके सिस्टम को यूज करके भेजना चाहता हूं, तो आप परमिशन मांग लीजिए, लिमिटेड, वो भी लिमिटेड फॉर दैट ट्रांजैक्शन ओनली, नॉट अदरवाइज। लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं है वर्ल्ड वाइड। आप अगर हम कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो हमें इस तरीके का प्रोटेक्शन नहीं है। और यकीन मानिए ये राइट टू प्राइवेसी का खुल्लम खुल्ला वायलेशन है। आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट को अकल आएगी, आज नहीं तो कल संसद को अकल आएगी और इसे राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन माना जाएगा। लेकिन जो अकल कल आएगी वो आज क्यों नहीं? सवाल ये है। लेकिन यकीन मानिए आएगा, ये निश्चित रूप से ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन माना जाएगा। लेकिन कब माना जाएगा, अब उस दिन का इंतजार हम भी करते हैं, आप भी कीजिए। लेकिन ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है, सीधा सीधा वायलेशन है। जब भी हम कोई डेटा उपलब्ध कराते हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो हमें राइट टू फॉरगेटन मिलना चाहिए। विस्मृति का अधिकार मिलना चाहिए। फॉरगेटन मतलब भूल जाना, विस्मृति का अधिकार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, हमने अपना डेटा शेयर किया या हमने किसी को अपना डेटा दिया, हमने मोबाइल सिम खरीदा, हमने अपना आधार कार्ड शेयर किया या अपनी पर्सनल डिटेल शेयर की, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमने अपना पर्सनल डेटा शेयर कर दिया, तो हमें ये अधिकार होना चाहिए कि हम उनसे पूछें कि भाई हो गया काम, जिस पर्पस के लिए तुमने डेटा लिया था? उसने कहा हाँ हो गया। अब मैं कहूँ कि चलो निकालो फ़ोन, निकालो अपना और मेरा सारा डेटा इरेज करो, मेरा सारा डेटा डिलीट कर दो, इरेज कर दो, काम हो गया ना? जिस पर्पस से मेरा इलेक्ट्रॉनिक डेटा लेना चाहिए था, जिस सिस्टम में फीड करना चाहिए था, फीड हो गया उस सिस्टम में। जिस सिस्टम में जाना चाहिए था, जा गया, चला गया उस सिस्टम में, पर्पस पूरा हो गया। जैसे ही पर्पस डिसॉल्व हुआ, जैसे ही पर्पस पूरा हुआ,
हमें राइट होना चाहिए कि हम कहें कि अब अपने फ़ोन से या अपने सिस्टम से मेरा डेटा डिलीट कर दो, मेरा आधार डिटेल डिलीट कर दो, पैन कार्ड डिलीट कर दो, सब डिलीट कर दो मेरा। आप आज नहीं कह सकते, झगड़ा हो जाएगा, मार हो जाएगी, आप किसी से कह के देखेंगे तो। और गेट पर गेटमैन बंदूक-वंदूक लिए खड़ा ही होता है, झगड़ा हो जाएगा। आप इस तरीके का कहेंगे, क्यों? क्योंकि कानूनी अधिकार नहीं है। तो क्यों ना इस प्रकार के कानूनी अधिकार दिए जाएँ, जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ बन रहा था, बन नहीं पाया, जल्दी बन जाएगा, उम्मीद हम यही करते हैं। बी पॉजिटिव, आप भी पॉजिटिव रहिए, हम भी पॉजिटिव हैं। तो उम्मीद है जल्दी कानून बन जाएगा। तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ में राइट टू बी फॉरगॉटन होना चाहिए, कि जो डेटा हमने दिया उस डेटा को डिलीट करने का राइट हो। नहीं तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट तो डिक्लेयर करे कि ऑनलाइन डेटा जो यूज हो रहे हैं, भाई न्यायाधीशों के भी तो यूज हो रहे हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि आम जनता ही परेशान है। वो भी ऐप डाउनलोड करते हैं, वो भी इसी चीजों से त्रस्त हैं। तो एक इस तरीके का जजमेंट आना चाहिए कि जो राइट टू इरेजर है, राइट टू फॉरगेटन का मतलब राइट टू इरेजर है, वो राइट टू इरेजर हमें मिलना चाहिए, मिटाने का अधिकार मिलना चाहिए। इरेज, इरेज ना मिटाना कहते हैं, इरेज इसी से मिला है, मिटाने का अधिकार, राइट टू इरेजर, मिटाने का अधिकार मिलना चाहिए। काम हो गया, मिटाओ मेरा डेटा। तो राइट टू इरेजर मस्ट बी देयर। सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, सारे ऑनलाइन सर्विसेज में, सारे ऑनलाइन प्रैक्टिसेस में यह इंश्योर कर दिया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित कर दिया जाना चाहिए कि जिस पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट किया गया, जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाता है, उसके बाद जिस व्यक्ति ने डेटा दिया उसे ये राइट दिया जाए कि उसके पास राइट टू इरेजर होगा, उस डेटा को अपनी आंखों के सामने डिलीट करवाने का अधिकार होगा। जो नहीं करेगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, जो नहीं करेगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस तरीके का कदम उठाया जाना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पर किया गया है। राइट टू इरेजर, जो राइट टू इरेजर है, ये यूरोपीय यूनियन का जो जीडीपीआर है, जीडीपीआर का मतलब है जनरल, जानते होंगे आप इसे, डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। इस जीडीपीआर का, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का जो आर्टिकल 17 है, 17 क्लॉज 2 है, ये राइट टू इरेजर देता है, ये राइट टू इरेजर देता है, कंप्लीट इरेजर, राइट टू कंप्लीट इरेजर का राइट देता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की प्रैक्टिसेस अपनाई गई हैं, अडॉप्ट कर ली गई हैं कि जो भी ऑनलाइन डेटा हम यूज कर रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट टू इरेजर दिया जाए, मिटाने का अधिकार दिया जाए डेटा यूज करने के बाद। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें भी अपने देश में राइट टू इरेजर उपलब्ध कराना चाहिए। नहीं है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट को राइट टू इरेजर को आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर देना चाहिए। यकीन मानिए, अगर पार्लियामेंट ने कानून बना करके इसको अधिकार के रूप में सृजित नहीं किया गया, तो आगे आने वाले दिनों में कब करेगा सुप्रीम कोर्ट मुझे पता नहीं, कब अक्ल जागेगी पता नहीं, लेकिन यकीन मानिए ये जजमेंट अवश्य आएगा कि राइट टू इरेजर फंडामेंटल राइट होगा। मैंने पहले बहुत सारे ऐसे मामलों में ये कहा कि आगे चलकर ये राइट डिक्लेयर होगा, और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है कि वो राइट डिक्लेयर हुए। तो ऐसे दशा में ये भी यकीन मानिए कि ये राइट टू इरेजर आगे चल करके फंडामेंटल राइट डिक्लेयर होगा। जब आगे होगा तो आज क्यों नहीं? क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
का दायरा कम तो होना नहीं है, दिन प्रतिदिन विस्तृत होना है, बढ़ना है। दिन प्रतिदिन बढ़ना है तो इसका अर्थ यह है कि उसी अनुपात में दिन प्रतिदिन मिसयूज बढ़ना है, दिन प्रतिदिन मिसयूज बढ़ना है। अब दिन प्रतिदिन मिसयूज बढ़ना है तो स्वाभाविक सी बात है, ये चिंता का विषय है, चिंता का विषय है हमारे संसद को, उच्चतम न्यायालय को, क्योंकि यही लोग कानून के कर्णधार हैं। इस बात पर चिंतन करना चाहिए और राइट टू प्राइवेसी को इस नज़रिए से प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये नए डेवलपमेंट हैं जो राइट टू प्राइवेसी की दिशा में रिक्वायर्ड हैं, राइट टू प्राइवेसी को अट्रैक्ट करते हैं, राइट टू प्राइवेसी के अकॉर्डिंग इन्हें एक्सप्लेन करने की आज की आवश्यकता है। तो उम्मीद है कि सिस्टम बेहतर कदम उठाएगा। तो ये राइट टू प्राइवेसी के बारे में एक कंप्लीट चर्चा थी। क्वेश्चन आते हैं राइट टू प्राइवेसी को लेकर के, विगत वर्षों में भी पूछे गए हैं।